हे दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पर। आज का जो टॉपिक है उसमें हम बात करेंगे कि मृतक आश्रित में नौकरी पाने की प्रक्रिया क्या है। ठीक है, क्या क्या करना होता है और किन चीज़ों की आवश्यकता होती है, उन सभी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज का हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। मृतक आश्रित में नौकरी करने की प्रक्रिया के लिए सबसे पहले आवेदन पत्र की प्रक्रिया के बारे में हम जानेंगे कि आवेदन पत्र किस प्रकार किया जाएगा और क्या क्या चीज़ों का उसमें उल्लेख होना चाहिए। सारी चीज़ों के बारे में हम आपको बताएंगे। ठीक है, और ये आवेदन पत्र आपके घर में कोई भी बड़ा बुजुर्ग होगा उसको उसके माध्यम से आप लिखवा सकते हैं, या फिर इसमें जो मैं आपको बताऊंगा उसके आधार पे भी आप एक अच्छा आवेदन पत्र बना सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं मृतक आश्रित के रूप में सेवा योजना अर्थात नौकरी की मांग करने वाले व्यक्ति को आवेदन करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए उसकी हम बात करेंगे। ठीक है, और सेवा योजना का मतलब होता है कि नौकरी लेना, मतलब सेवा योजना मतलब कि एक तरीके से नौकरी की ही बात की जाती है। तो चलिए हम वो बातें कौन सी हैं वो ध्यान रखते हैं। पहली जो है कि आवेदन जो है जो कर रहे हैं हम वो नियुक्ति प्राधिकारी को संबोधित होना चाहिए। ठीक है, मतलब कि जो नियुक्ति देने वाला है उस व्यक्ति को संबोधित होना चाहिए। पहली बात तो ये हो गई। और दूसरी है आपकी आवेदन उस कार्यालयाध्यक्ष को प्रेषित किया जाएगा, मतलब उस कार्यालय को प्रेषित किया जाएगा या फिर भेजा जाएगा जिसके कार्यालय में सरकारी सेवक मृत्यु के पूर्व कार्य कर रहा था। ठीक है, मतलब कि जिस व्यक्ति सरकारी सेवक की मृत्यु हुई है वो जिस कार्यालय में काम कर रहा था उस कार्यालय को प्रेषित करेंगे, उसका एड्रेस हम देंगे। ठीक है, संबोधित करेंगे हम नियुक्ति प्राधिकारी को और जो एड्रेस हम देंगे वो कार्यालय अध्यक्ष को देंगे। ठीक है, कार्यालय को एड्रेस देंगे। और तीसरी बात जो है जिसमें किन चीज़ों का उल्लेख होना चाहिए, पहला तो ये है कि मृत सरकारी सेवक का नाम उसमें आना चाहिए। दूसरा, उसकी मृत्यु किस दिनांक को हुई है वो आना चाहिए। तीसरा जो है कुटुंब की वित्तीय दशा का ब्यौरा, अर्थात जो उसका परिवार है जिसकी मृत्यु हुई है, जिस सरकारी सेवक की मृत्यु हुई है उसके परिवार की दशा कैसी है, तो वो चीज़ दिखानी होती है कि कहीं उसका बड़ा बिजनेस ना हो, अमीर ना हो, इस तरह की चीज़ें होती हैं तो वो एक तरीके से दिखानी होती है। या फिर उसमें ये लिखना होता है कि अब सरकारी सेवक की मृत्यु हुई है, उनके अलावा मेरी या फिर मेरी माता का या फिर मेरी माता की देखभाल करने वाला कोई नहीं है, इस तरह लिखना होता है उसमें। तो वो वित्तीय दशा का ब्यौरा देना होता है। और फिर बिंदु आता है उस विभाग या पद का नाम जिसमें वह सेवक मृत्यु के पूर्व कार्य कर रहा है। ठीक है, तो विभाग या पद का नाम दोनों होगा, मतलब उस सरकारी सेवक का नाम आएगा, उसके जस्ट आगे उसका पद नाम आएगा और उसके जस्ट आगे उसके विभाग का नाम आएगा। ओके, नेक्स्ट बिंदु है आवेदक की शैक्षिक एवं अनर्हताएँ, मतलब कि जो व्यक्ति आवेदन कर रहा है वो स्त्री हो या पुरुष हो, अर्थात पुत्र हो या पुत्री हो, उसकी शैक्षिक व अनर्हताएँ। शैक्षिक अर्हताएँ में मतलब कि आता है हाई स्कूल हो गया, इंटर की सर्टिफिकेट हो गया, और कंप्यूटर का कोई ज्ञान हो वो हो गया, या फिर अनर्हताएँ जो भी हैं उसके पास वो सब दिखानी होती हैं उसको। ठीक है, नेक्स्ट जो है मृत्यु के कुटुंब के प्रत्येक सदस्य का नाम, आयु, वैवाहिक परिस्थिति, सेवायोजन एवं आय का ब्यौरा। इसमें हम आपको एक चीज़ बताना चाहेंगे कि कुटुंब क्या है। कुटुंब के लिए मैंने इससे पहले वीडियो में बताया हुआ है कि कुटुंब क्या कहलाते हैं। कुटुंब मतलब कि एक तरीके से एक संघ, मतलब आपका परिवार, उस जो परिवार होता है उसको हम कुटुंब बोलते हैं। ठीक है, तो उसमें कुटुंब में रहने वाले प्रत्येक सदस्य अर्थात आपके परिवार में जिस सरकारी सेवक की मृत्यु हुई है उसके पूरे परिवार में, ठीक है, उसके कितने पुत्र हैं, कितनी पुत्रियां हैं और कितने सौतेले पुत्र पुत्रियां भी उसी में आते हैं। ठीक है, वो कितने हैं, उनकी नाम, उनकी आयु, उसमें से कितनों के विवाह हो गया, मतलब शादियां हो गई हैं, उसका आय और उनकी आय का ब्यौरा, ये सब देना होता है। ठीक है, अब एक चीज़ और बता देते हैं आगे कि जो सरकारी सेवक होता है और उसकी मृत्यु के उपरांत जो व्यक्ति होता है जिसको नौकरी मिल रही होती है वो पुरुष या स्त्री कोई भी हो सकती है। उसकी प्रक्रिया क्या होती है शुरू से लेकर अंत तक, वो हम एक शॉर्ट में हम जान लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले उसको एक प्रत्यावेदन देना होता है। उसके बाद उस प्रत्यावेदन के अंदर जो अभिलेखों का उसने उल्लेख किया है उसमें कि मेरे पास ये सारे अभिलेख हैं, तो उन अभिलेखों का सत्यापन कार्यालय में जाकर किया जाता है। ठीक है, उसके जस्ट बाद क्या प्रक्रिया होती है, अगर वो जो पद है आपका
उसमें अगर टाइपिंग या फिर ट्रिपल सी जैसे सर्टिफिकेट मांगे गए हैं तो उसके लिए आपका कुछ नियम होते हैं, ठीक है। जैसे कि इसका नियम जो है मैंने इससे पहले आपको बताया हुआ है कि जो सरकारी सेवक होता है उसको 2 साल का समय मिलता है। पहले 1 साल के समय में ट्रिपल सी या फिर टाइपिंग इन दोनों में से कोई भी आप दे सकते हैं। अगर 1 साल में आप उपलब्ध नहीं करा पाते हैं तो आपको अगर पहले साल में आपने टाइपिंग नहीं निकाली और ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट नहीं दिया है तो आपकी पहली वेतन वृद्धि जो होती है वो रोक ली जाती है, ठीक है। और उसके बाद जो है आपको सीधे नियुक्ति पत्र मिलता है, ठीक है। इसमें एक चीज़ मैंने शॉर्ट में थोड़ा बताई है। सबसे पहले आपको प्रत्यावेदन देना होता है, उसके बाद आपके अभिलेखों का सत्यापन अर्थात वेरिफिकेशन होता है, उसके जस्ट बाद आपको नियुक्ति पत्र दे दिया जाता है, ठीक है। उसके बीच में 2 साल के अंदर आपको ये चीज़ें देनी होती है, ठीक है। तो ये चीज़ थोड़ा ध्यान रखिएगा। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो होती है वो है आपका प्रत्यावेदन, और कुछ नहीं, ठीक है। प्रत्यावेदन आप जितना अच्छा बनाएंगे उतना ही सही है। अगर अच्छा नहीं बनाते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बस ये रहता है कि प्रत्यावेदन में जितनी चीज़ें चाहिए वो सारी चीज़ें उनको उपलब्ध करा दी जाएँ, ठीक है, तो सही रहता है। तो दूसरे पार्ट में हम आपको प्रत्यावेदन का प्रारूप बताएंगे, मतलब कि आवेदन कैसे लिखा जाता है वो आपको हम बताएंगे, ठीक है। कि अगर किसी को आवेदन लिखना है तो उसके बारे में देखने के लिए आप दूसरा पार्ट इसका देख लीजिएगा। उसमें आपको आवेदन कैसे लिखा जाता है और किन किन अभिलेखों को उसमें संलग्न अर्थात उसमें अटैच किया जाता है वो चीज़ें हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए धन्यवाद।